So, hello guys, welcome back to our channel that is Academics Neat। बेटा मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मंजिल सीरीज़ में फिज़िक्स का चैप्टर जिसका नाम है काइनेमैटिक्स एंड आज है इसका लेक्चर नंबर 4। देखो लास्ट लेक्चर तक हमने क्या सीखा था, हमने सीख लिया था डिस्प्लेसमेंट के बारे में एंड डिस्टेंस के बारे में। अब देखो यार, आपको एक बात बताता हूँ, डिस्प्लेसमेंट होती है बेटा हमारी वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन का रोल है एंड बेटा जहाँ पे भी वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड डायरेक्शन का रोल आता है ना, वहाँ पे हमको बेटा चीज़ों को थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में भी समझना होता है। देखो मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी थोड़ी बहुत, राइट। आज हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में इसको सीखेंगे। अब डायरेक्टली हम वेक्टर में नहीं पूछ सकते, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकता, उसके लिए पहले मुझे पढ़ाना पड़ेगा पोजीशन वेक्टर। वैसे तो यार देखो मैंने आपको ऑलरेडी सारे वेक्टर्स पढ़ा रखे हैं वेक्टर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। अगर आप वहाँ से ऑलरेडी आपको अच्छा लगता है कि वहाँ से पढ़ना है आपको, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको इन शॉर्ट एक बार बता रखा है कि क्या होता है ठीक है, माफ़ करना। चलिए, तो देखो यार पोजीशन वेक्टर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर वेक्टर से, ठीक है। ये तो बस ऐसे ही हमने कोई भी सिंबल चूज़ कर लिया। अब मेरी बात एक ध्यान से सुनना। देखो पोजीशन वेक्टर नाम से ही क्या समझ आ रहा है, एक ऐसा वेक्टर जो कि किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए बनाया गया। आ रही है बात समझ में? पोजीशन को डिफाइन करने के लिए एक वेक्टर बनाया जिसका नाम हमने रख दिया पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुई ये वाली बात? अब देखो पोजीशन वेक्टर की कंडीशन समझना है, बड़ा आसान है। कैसे समझेंगे सर हम उसको? देखो मान लो मेरे पास एक पार्टिकल P था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं सर, और एक पार्टिकल Q था बेटा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ बेटा, मान लो ये मेरा ऑब्जर्वर है पार्टिकल P के लिए और ये मेरा ऑब्जर्वर है पार्टिकल Q के लिए। तो जब P वाला ऑब्जर्व करेगा तो वो बोलेगा ये है उसका पोजीशन वेक्टर, है ना, कि मुझसे, मैं यहाँ पे हूँ और पार्टिकल P मुझसे इतना दूर है, तो ये उसकी पोजीशन है मुझसे, है ना। मुझसे मान लो 2 मीटर दूर है, तो मैं कह दूंगा कि पार्टिकल P मुझसे 2 मीटर दूर है। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नहीं सर। बेटा लेकिन एक बात बताओ, जब Q वाले की पोजीशन नापने की बारी आएगी तो कौन नापेगा? ये वाला पॉइंट नापेगा इस बार, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि Q के लिए जो ऑब्जर्वर है वो ये वाला पॉइंट है। उससे मान लो पार्टिकल Q कितना दूर था, मान लेते हैं 3 मीटर दूर था, तो उसने कह दिया भाई मुझसे पार्टिकल Q की जो पोजीशन है वो 3 मीटर दूर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यार लेकिन दिक्कत अब मैं बताता हूँ कहाँ पे आएगी। क्या आप P और Q की पोजीशंस को कंपेयर कर सकते हो आपस में? सर ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। क्यों बेटा? बिकॉज आपने एक गलती करी यहाँ पे कि इन दोनों को आपने डिफरेंट ऑब्जर्वर से क्या किया, कोशिश करी ऑब्जर्व करने की। अगर आप एक ही ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बताते कि मान लो ये वाला ऑब्जर्वर नहीं होता और आप दोनों की पोजीशन इस वाले ऑब्जर्वर से डिफाइन करते, तो इसके लिए, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए P वाला पार्टिकल कहाँ था? 2 मीटर दूर था। और मान लेते हैं बेटा Q वाला पार्टिकल इसके लिए कितना दूर है? 4 मीटर दूर है, मान लेते हैं। अब हम कंपेयर कर सकते हैं P और Q को। क्यों? बिकॉज इस बार बेटा वो सेम पॉइंट से ऑब्जर्व किए गए हैं, उनकी पोजीशन हमने सेम पॉइंट से डिफाइन करी है। तो याद रखना बेटा, पोजीशन वेक्टर का सबसे पहला, है ना, सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आप पोजीशन बताते हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सर ओरिजिन क्यों चूज़ किया? बेटा बिकॉज मैंने आपको जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया था ना, वहीं पे वाली बात बता दी थी मैंने आपको कि जब भी आपको बेटा किसी पार्टिकल के बारे में कहाँ से ऑब्जर्व करना है उसके मोशन को, कहाँ से ऑब्जर्व करना है उसकी पोजीशन को, ये सारी चीज़ें जब नहीं बताई जाती तो हम ओरिजिन को ही मान लेते हैं क्या, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने आपको बताई थी ये वाली चीज़। तो बेटा सबसे बेस्ट क्या रहेगा हमारे लिए, जब तक क्वेश्चन ने डिफाइन नहीं किया तब तक आप बेटा ओरिजिन को ही क्या मानेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे। और याद रखना बेटा, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन डिफाइन करना कहाँ से, ओरिजिन से, उसे ही आप कहते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। क्लियर हो रही है? एक ऐसा वेक्टर बेटा जो कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को मेजर करता है ओरिजिन से। तो ज़रा बनाकर दिखाओ मुझे कैसे बनाओगे। देखो ये आपके पास ओरिजिन है,
ये पार्टिकल P है। आपको क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि ओरिजिन को पार्टिकल P से जोड़े। तो सिंपल है यार, ये तो बड़ा ही सिंपल है सर। देखो, ओरिजिन को पार्टिकल P से क्या कर दिया हमने, अटैच कर दिया, और डायरेक्शन कहाँ पे होगी, टूवर्ड्स पार्टिकल P। तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये जो मेरे पास बनकर आया ना बेटा, ये वेक्टर क्या है, यही वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर है। सिंपल था भाई, एकदम सिंपल। क्लियर हुई वाली चीज़, बताओ। तो जो ये वेक्टर है ये क्या बन गया मेरे पास, पोजीशन वेक्टर। अब देखो, पोजीशन वेक्टर को हम नाम देते हैं आर, तो मैंने इसका नाम क्या रख दिया, आर वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर। क्लियर है वाली चीज़। अच्छा, एक और चीज़ बताओ, क्या कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है रे है, ये वेक्टर एक रे है ना, और इस रे का नाम क्या दोगे भाई, ओ पी। तो ओ पी क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर है पी का। क्लियर हो रही है वाली चीज़। अच्छा जी, यस सर, क्लियर तो हो रही है। ये बेटा मैंने क्यू बनाया है आपके पास, ठीक है। अब ज़रा इस पार्टिकल क्यू की क्या करो, मुझको बता दो क्या हो गए इसके पोजीशन वेक्टर। क्या पोजीशन वेक्टर बनाओगे इसका, ड्रॉ करो, रफ में ड्रॉ करना। चलिए, आई होप बेटा आपने ड्रॉ कर लिया होगा। ओरिजिन से पार्टिकल क्यू की तरफ एक वेक्टर बनाया और क्यू की तरफ उसकी एरो बना दी। तो ये जो ब्लू वाली लाइन खींची मैंने, ये क्या बन गया आपके पास, पोजीशन वेक्टर बन गया क्यू का। आई डोंट थिंक सर इससे सिंपल कुछ हो सकता है ना सर, तो बहुत ही आसान बातें कर रहे हो अब आप। बिल्कुल बेटा। अब देखो, ध्यान से सुनना मेरी एक और बात। अगर पार्टिकल P की बेटा कुछ पोजीशन है, तो ऑब्वियसली बेटा हर पोजीशन का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स तो होंगे भाई। ऑब्वियसली बात है सर, ये तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो बेटा हमने क्या मान लिया कि पार्टिकल P के कोऑर्डिनेट्स थे ABC। सर ABC का मतलब, ABC का मतलब है बेटा कि वो ओरिजिन से, देखो इतना तो यार आपको आई होप पता होगा कि जो A है ये कहाँ का कोऑर्डिनेट है, X डायरेक्शन का। जो सबसे पहले लिखते हैं वो X का होता है, उसके बाद मिडल में जो आता है वो Y का होता है, और जो लास्ट में आता है उसको हम Z का कोऑर्डिनेट कहते हैं। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा, सही है। यस सर, इतना तो हमको पता है। अब मुझे एक बात बताना, देखो इस कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है। इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि ओरिजिन से, ओरिजिन मतलब 0,0,0 से वो एक्स डायरेक्शन में कितना दूर है, ए दूर है। मतलब बेटा वो अगर बेटा एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे है तो वो ए, हमने इसको नाम दे दिया। ये एक नंबर भी हो सकता है, ऑब्वियस है, 2 है मान लो, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे कहीं पे, 2 यहाँ पे। तो देखो पार्टिकल P कहाँ पे आया, 2 पे आया। ए की वैल्यू अगर 2 थी तो, मतलब सर कुछ समझ नहीं आया सर, एक बार ढंग से बताओ। इसका सिंपल सा मतलब है बेटा, अगर x के अंदर वैल्यू 2 थी तो पार्टिकल P जो है, जब आप उसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करोगे ना, तो पार्टिकल P x एक्सिस के अंदर 2 पे ही लाई करना चाहिए। x डायरेक्शन के अंदर वो 2 पे ही लाई कर रहा है। क्लियर हो रही है वाली चीज़। यस सर, समझ आया अब। तो y में कहाँ लाई करेगा बता सकते हो सर, y में लाई करेगा वो, बताओ, B पोजीशन पे। बिल्कुल, ये कोऑर्डिनेट का नाम B हो जाएगा। एंड z में भी देखो कुछ ना कुछ तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसके, दैट इज़ C। अब मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकता वो, क्योंकि z में फिर आपको P का समझ आएगा नहीं, है ना। लेकिन बेटा ऑब्वियसली 3D डायरेक्शन में अगर आप इमेजिन करो तो उसका z एक्सिस भी है और वो है C। क्लियर हो रही है वाली चीज़। ये ABC क्या है, A ये रहा x एक्सिस के अंदर, B y एक्सिस के अंदर, एंड z एक्सिस के अंदर C। क्लियर हुई ये चीज़। सर कोऑर्डिनेट्स अगर हमको गिवन हो तो कैसे लिखेंगे हम उसका पोजीशन वेक्टर, ये भी तो एक क्वेश्चन बन सकता है। बिल्कुल बेटा बन सकता है। देखो मैंने आपको ऑलरेडी एक चीज़ बताई थी, क्या, कि जब भी आप बेटा पोजीशन वेक्टर लिखोगे ना तो उसके लिए डायरेक्शन लिखना ज़रूरी है। अगर आप मान लो पोजीशन वेक्टर लिख दो ABC, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से कौन सा x का है, कौन सा y का है, कौन सा z का है। इसको देख के थोड़ी बता सकते हो आप सर, नहीं बता सकते बिल्कुल। तो बेटा हमने क्या किया, देखो कुछ नहीं किया, हमने सिंपल सी चीज़ करी, A लिखा। अब आपको पता है वैसे कि A किसका था सर, x एक्सिस का। और मैंने आपको वेक्टर्स में यूनिट वेक्टर पढ़ाया था। यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है सर, डायरेक्शन देना। बिल्कुल बेटा। तो A कहाँ पे है सर, x एक्सिस के अंदर। बिल्कुल। और x एक्सिस की डायरेक्शन कौन देता है सर, आई कैप। बिल्कुल, तो A के बाद लगा दो आई कैप। सिमिलरली बेटा y एक्सिस के अंदर B था, और B की डायरेक्शन कौन देता है, कौन सा यूनिट वेक्टर B की डायरेक्शन देता है सर, j कैप। बिल्कुल। एंड z एक्सिस के अंदर कौन था सर, C था। देखो ना, z एक्सिस के अंदर पोजीशन क्या थी, C थी, तो हमने C लिखा, सबसे पहले पोजीशन लिखी।
लेकिन हमको कैसे पता है पोजीशन कहाँ की है? तो हमने इसके साथ लगाया एक डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या है इस कोऑर्डिनेट की? सर जेड एक्सिस। एंड जेड एक्सिस के लिए आप क्या यूज़ करते हैं? के कैप। वेरी गुड। तो ये जो आपने लिखा है ना, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये क्या लिखा है बेटा आपने? ये आपने लिखा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी, ये आपने लिखा है पोजीशन वेक्टर। आ रही है अब बात समझ में कैसे लिखना है पोजीशन वेक्टर? वेरी गुड। मान लो बेटा एक पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं, तो इसकी पोजीशन वेक्टर ज़रा लिख के दिखा दो मुझको तो मज़ा आ जाए। जल्दी लिखना। ओके, सो आई होप बेटा आपने लिख लिया होगा। एक्स के साथ क्या लगाओगे? सर आई कैप, प्लस वाई के साथ लगाओगे जे कैप, एंड जेड के साथ लगा दोगे के कैप। क्यों सर, ऐसा क्यों? बिकॉज बेटा एक्स कहाँ था? एक्स एक्सिस के अंदर, वाई था वाई एक्सिस के अंदर, जेड था जेड एक्सिस के अंदर। क्लियर हुई ये वाली चीज़? यस सर, क्लियर हो गई। अब एक और चीज़ सुनो, देखो मान लो किसी की पोजीशन मैं लिख रहा हूँ, आर की पोजीशन मैंने लिखी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। बेटा ये तो आपने लिखी पोजीशन, ठीक है। एक बात बताओगे मुझको, इस वेक्टर को बेटा अगर आप स्केल से नापोगे तो आपको कुछ लेंथ मिलेगी ना, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है वो लेंथ। ज़रूरी नहीं है सेंटीमीटर में ही हो सकता है मीटर में मिल जाए, हो सकता है किलोमीटर में मिल जाए, है ना, मिल सकती है ना। तो ये लेंथ कैसे निकाले? देखो लेंथ का मतलब है खाली मैग्नीट्यूड निकालना है आपको, मतलब आपको इन डायरेक्शंस को हटाना है, मतलब आपको इन आई जे और के को रिमूव करना है। सर ये कैसे करें? देखो मैंने आपको बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना कहाँ सिखाया था, बताओगे मुझको? बिल्कुल वेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर ही सिखाया था। मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? कोफिशिएंट का मतलब होता है जो उसके आगे लिखा हुआ है। तो आई कैप के आगे क्या लिखा है भाई? सर एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? एक्स का स्क्वायर कर दो, प्लस जे कैप के आगे क्या है? सर वाई, तो वाई का भी स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का साइन लगाओ। के कैप के आगे क्या है? सर जेड, तो जेड का भी स्क्वायर कर दो। और लास्ट में बेटा इनको ऐड करने के बाद एक नंबर आ जाएगा आपके पास, उस नंबर का रूट कर दो। सर नहीं समझ आया, ढंग से बताओ। अभी बताता हूँ बेटा, ढंग से बताता हूँ। देखो इसको मिटाते हैं, एंड चलो मिटाते नहीं है इसको ना अभी ना साइड में लिख देते हैं छोटा करके, ठीक है। तो छोटा करके इसको साइड में लिख देते हैं। देखो मैंने इसको बहुत छोटा कर दिया और यहाँ साइड में लिख दिया। क्या करते हैं बेटा, एक नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। नंबर्स लेते हैं 3 और ले लो आप 4 और 12। मान लो किसी पार्टिकल के ये कोऑर्डिनेट्स थे, तो पहले तो मुझे आर वेक्टर लिख कर दिखाओ। कितना हो जाएगा आर वेक्टर? सर बड़ा ही सिंपल है ये तो, 3 आई कैप, वेरी गुड, 4 जे कैप, वेरी वेरी गुड, एंड 12 के कैप। अगर आपने यही लिखा है तो बेटा आपने एकदम करेक्ट लिखा है। अब क्या करोगे इसका मैग्नीट्यूड? तो देखो मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, आर वेक्टर, और आर वेक्टर के आगे लगा दो मॉड का साइन। ये मॉड का साइन क्या डिनोट करता है भाई? ये डिनोट करता है सर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को। तो ये था वेक्टर, अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अब ये भी लिखना सिखाया, कैसे लिखोगे? अंडर रूट लगा दो सबसे पहले तो। अब आई का कोफिशिएंट कौन है? सर 3 का स्क्वायर करना ज़रा, सर 9। 4 का स्क्वायर, क्योंकि जे का कोफिशिएंट कौन है? 4, तो 4 का स्क्वायर सर 16। एंड के का कोफिशिएंट कौन है? सर 12 का स्क्वायर करो सर 144। देखो जब आप इसको ऐड करोगे तो आता है 169, और लास्ट में क्या करना है आपको? 169 का रूट, तो कितना आ जाएगा? 13। मतलब पोजीशन कितनी आ गई? 13। अब ये मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे पोजीशन आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे लिख देता है मीटर या फिर सेंटीमीटर, जो भी है, ठीक है। क्या आपको ये वाली बात समझ में आई लेकिन मेरी? यस सर। किस तरीके से मैग्नीट्यूड निकालना है, किस तरीके से आपको पोजीशन वेक्टर लिखना है। आई होप यार आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। तो बस अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पार्टिकल पी के ए बी सी थे कोऑर्डिनेट्स, तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अब मुझे नहीं लगता है कोई डाउट आपको होना चाहिए। और पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना भी बड़ा सिंपल है। आई का कोफिशिएंट सर ए, तो ए का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का साइन लगाओ। जे का कोफिशिएंट सर बी, फिर बी का स्क्वायर कर दो, फिर प्लस का साइन लगाओ। के का कोफिशिएंट सर सी, फिर सी का स्क्वायर कर दो, और लास्ट में इनका अंडर रूट कर दो, जो भी ऐड करके आएगा उसका रूट निकाल लो, तो वही आपकी हो जाएगी पोजीशन। तो आई होप यार आपको पोजीशन वेक्टर मस्त समझ में आ चुका है, मक्खन हो चुका है ये टॉपिक आपके लिए, राइट है ना? कमांडोज सही है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं भाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। देखो यार
कुछ चीज़ें बड़ी सिंपल होती हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कभी कभी ना बुक्स में क्या आपको लिखा मिलेगा कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो होता है सर फाइनल वेक्टर, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। और बच्चे घबराहट में, सर ये आया कहाँ से, ये आया कहाँ से। मैं आपको अभी समझाता हूँ। फिलहाल जो मैं आपसे पूछूँ मुझे बस वो बताना। देखो मान लेते हैं हमारे पास एक पार्टिकल था ए और एक पार्टिकल था बी। मैंने क्या किया बेटा, ओरिजिन से ए को ज्वाइन कर दिया। तो बताओ ये कौन सा वेक्टर है, सर ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो मैंने इसको लिख दिया आर ए। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा ये सेम पार्टिकल है जो पहले ए पे था और अब आ गया बी पे, मस्त घूम फिर के आया ये बी पे। ठीक है, मान लो ये इसने डिस्टेंस कवर किया ये वाला, ये ऐसे बी पर आया। कोई दिक्कत? नो सर। बेटा जब ये बी तक पहुंच चुका है तो मुझे बताओ इस बी के पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? सर ओरिजिन से बी को ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया आर बी, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। सही है। मुझे एक बात और बताओ, इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे था? सर ए पोजीशन पे। और फाइनली कहाँ पे आ गया? सर बी पोजीशन पे। ए पोजीशन के भी बेटा कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, और जब उसकी पोजीशन चेंज हुई, बी हुई उसकी पोजीशन, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी चेंज हो जाएंगे। सर ये तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। बिल्कुल बेटा। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे बताओ मुझको। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। आपको पता है कि इनिशियल से चल के फाइनल तक पहुंचा है वो, तो मैंने आपको बेटा लिखना सिखाया था ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखते हैं। इनिशियल से एक लाइन खींचो टूवर्ड्स फाइनल, फाइनल की तरफ, और डायरेक्शन क्या होती है? फाइनल पोजीशन की तरफ। तो फाइनल पोजीशन थी बी, तो मैंने बी की तरफ एक एरो खींच दी और इसको नाम दे दिया बेटा मैंने, मान लो डेल्टा आर वेक्टर। ठीक है, फिर डेल्टा आर लिख लो खाली अभी, कोई दिक्कत? नाम तो देखो कुछ भी दे सकते हैं। यस सर, ये वाली बात भी क्लियर है। अब एक और बात सुनना, ट्रायंगल लॉ पढ़कर आए थे वेक्टर्स के अंदर? नहीं पढ़ा तो बेटा कोई नहीं, आपको समझ नहीं आएगी ये वाली बात, स्किप कर दो। लेकिन अगर पढ़ा है तो बेटा आप समझ सकते हो। मैंने आपको बेटा ट्रायंगल लॉ के अंदर सिखाया था क्या, कि आपको क्या करना है, एक वेक्टर ये बनाया आपने, एक वेक्टर ये बनाया। जब बेटा दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में होते हैं, सेम ऑर्डर मतलब ये बेटा टेल हेड, उसके बाद देखो वापस हेड रिपीट हो गया, दैट मीन्स दो वेक्टर तो बेटा सेम ऑर्डर में है, और जो तीसरा वेक्टर होता है ना अपोजिट ऑर्डर के अंदर, वो होता है रिजल्टेंट। यस सर, ये तो हमने पढ़ा है। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि अगर मैं ओ ए वेक्टर को और ए बी वेक्टर को ऐड कर दूँ, ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर को ऐड कर दूँ, तो मेरे पास ओ बी वेक्टर आना चाहिए। मतलब बेटा इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास ये वाला वेक्टर आना चाहिए। यही तो कहते हैं ना ट्रायंगल लॉ, कि जिनको आपने सेम ऑर्डर में माना है उन दोनों को ऐड करो, तो जो अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर होता है वो आपका रिजल्टेंट हो जाता है। यस सर, यही तो होता है। अब मुझे एक बात बताओ, ओ ए का मतलब क्या है? सर ओ ए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। बिल्कुल सही है। ए बी वेक्टर का मतलब है, बताओ क्या है? सर डेल्टा आर वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। एंड ओ बी वेक्टर कौन है भाई आपका? सर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। बिल्कुल। निकालना क्या चाहते थे आप? सर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ज़रा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालो, क्या हो जाएगा? सर आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। बेटा यहीं से आपको ये वाली बात समझ में आ जानी चाहिए कि डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, आर बी मतलब बेटा आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर, एंड माइनस का साइन हमने बेटा एज इट इज रिपीट कर दिया। आर ए का मतलब क्या है? सर इनिशियल पोजीशन। आ रही है बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हुआ? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ट्रायंगल लॉ से आया है बेटा ये वाला फॉर्मूला। क्लियर हो रही है ये वाली चीज़? यस सर, तो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। ठीक है, बताओ। देखो लग रहा था ना यहाँ पे ट्रायंगल लॉ लगेगा, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये दोनों तो सेम ऑर्डर में थे। क्यों से सर सेम ऑर्डर में? बिकॉज टेल हेड फिर वापस टेल हेड, है ना? तो टेल हेड ये रिपीट हो रहा था, लेकिन ये बेटा अपोजिट ऑर्डर में आ गया, क्योंकि यहाँ पे इसकी टेल है और यहाँ पे इसका हेड है, हेड के साथ हेड ज्वाइन हो गया, तो दैट मीन्स ये रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़? नहीं भी हुई तो आपको क्या याद रखना है बेटा? डेल्टा आर इज इक्वल्स टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्लियर? ये बेटा ए पॉइंट था और ये था हमारा इनिशियल पॉइंट, राइट, जहाँ से बेटा पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको, ज़रा उसका पोजीशन वेक्टर लिख कर दिखा दो।
तो बड़ा अच्छा लगेगा यार मुझको। अभी जस्ट लिखना सिखाया मैंने आपको। x1 y1 और z1 क्या है उसके कोऑर्डिनेट्स। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोई दिक्कत इस चीज़ के अंदर? नो सर। बेटा ये रहा फाइनल पॉइंट बी आपका, इसके भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है x2 y2 और z2। ज़रा पोजीशन वेक्टर लिखकर बता दो। फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सर, x2 i कैप बिल्कुल, y2 j कैप बिल्कुल, प्लस z2 k कैप। तो ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, लिख भी सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लिख लेना, ट्राइंगल लॉ से डिराइव किया है हमने। ठीक, तो मैंने इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन वेक्टर दोनों निकाल लिए। अब क्या करना है बेटा आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस करके। मतलब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, और इसको माइनस करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। x वाले को x में से माइनस करो, y वाले को y में से माइनस करो, और z वाले को z में से माइनस करो। ये सब कुछ बेटा आप ऑलरेडी सीख के आ चुके हो, कहाँ पे, वेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, माइनस करना सीखा था ना भाई, कैसे माइनस करते हैं, तो कर दो ज़रा माइनस। तो क्या माइनस करोगे सर, x2 में से तो x1 को करेंगे, लिख लो यहाँ पे। देखो x2 में से आप x1 को माइनस करोगे बिल्कुल, और इसके बाद लगा दोगे i कैप, बिकॉज ये i माइनस करके आया ना। फिर j माइनस कैसे करोगे भाई सर, y2 माइनस y1, बीच में साइन लगेगा बेटा प्लस का, करो y2 माइनस y1 किया था, y2 माइनस y1, और j कैप लगा दोगे। फिर वापस से अब क्या माइनस करोगे, z2 में से z1 को माइनस करोगे, z2 माइनस z1, और यहाँ लगा दोगे बेटा k कैप, k कैप। क्लियर है वाली चीज़, बताइए। तो बेटा ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ज़रा इसको यहाँ से कट करता हूँ मैं, और कहाँ लिखूँगा, यहाँ पे। आई बात समझ में, किस तरीके से निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बताइए। तो बेटा आप इसको याद ही रख सकते हैं, है ना, कि किस तरीके से आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालेंगे। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, आ गई बात समझ। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एंड कहीं ना कहीं बेटा ये एक फॉर्मूले की तरह भी आपका काम आ सकता है। क्लियर, इस कलर को हटाते हैं सबसे पहले तो। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। अब मुझे एक बात और बताओगे यार, देखो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मुझसे कोई कह दे कि इसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या लिख के दिखा दो, अब मैग्नीट्यूड लिख के दिखाओ, तो मॉड लगाओगे सबसे पहले। यस सर, मॉड लगाएंगे सबसे पहले। अब ये भी बताया था कैसे लिखते हैं, उस सबसे पहले क्या करोगे सर, रूट का साइन लगाएंगे, तो लगा दो रूट का साइन। सर रूट का साइन लगा दिया। आई कैप का कोफिशिएंट क्या है इस बार सर, x2 माइनस x1, तो ज़रा x2 माइनस x1 लिखा और इसका स्क्वायर कर दिया, यही पढ़ा था हमने। यस सर। फिर बीच में प्लस का साइन लगाया, याद है ना। यस सर। जे था यहाँ पे, जे का कोफिशिएंट y2 माइनस y1, इसका भी स्क्वायर कर दिया, प्लस के का कोफिशिएंट z2 माइनस z1, इसका भी स्क्वायर कर दिया। ये जो आपके पास कैलकुलेट करके आएगा, यही कौन होगा बेटा आपका, यही होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मेरे भाई, क्या मेरी बात समझ में आई, बताओ, है ना। तो इसको भी बेटा हम एक फॉर्मूले की तरह मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। तो देखो अब आपको बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले याद हो चुके हैं। पहली तो आपको डेफिनेशन से याद है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है आपको, है ना। जो भी पास ट्रैवल किया उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में। पहला तो यही पॉइंट था। दूसरा था बेटा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, कि फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो। और तीसरा फॉर्मूला ये कोऑर्डिनेट्स वाला, ठीक है। और चौथा कोई फॉर्मूला नहीं है, चौथा तो उसकी डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, बस मैंने आपको वो बताया। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें, बताइए। अब बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, मान लो बेटा, जब मैं ना, सॉरी यार, कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, इनिशियल पोजीशन बेटा मान लो पार्टिकल की ए थी और फाइनल पोजीशन थी बी, कोई दिक्कत।
मतलब एक पार्टिकल जो यहाँ पे था उसने स्टार्ट किया चलना और वो इतना घूम कर बी तक पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो अब मुझे एक बात बताओ, उसने ट्रैवल कितना किया? सर उसने ये आर्क लेंथ को ट्रैवल किया है ना। एंड आर्क लेंथ को निकालना तो हमने ऑलरेडी सीखा था। कहाँ पे सीखा था भाई? सर हमने सीखा था, बिल्कुल बेटा हमने सीखा था बेसिक मैथ्स के अंदर। मैंने आपको बताया था बेटा वहाँ पे एंगल का फॉर्मूला। एंगल कितना है यहाँ पे? सर थीटा। थीटा मतलब सर आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। यही सिखाया था ना मैंने आपको? यस सर यही सिखाया था। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि थीटा किसके अंदर होना चाहिए भाई? रेडियन के अंदर, है ना। बताया था ना मैंने आपको थीटा रेडियन के अंदर होना चाहिए। यस सर। थीटा इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ। मुझे एक बात बताओ, अगर एक पार्टिकल बेटा ए से बी गया तो ये होगी उसकी आर्क लेंथ। क्या आर्क लेंथ ही डिस्टेंस नहीं है उसका? बिल्कुल। एक बात हो, ए से बी पहुंचा कैसे होगा? यहाँ से चल के ही तो गया होगा ना ए से बी पे, या भाग के गया होगा, राइट। तो ए से बी जितना ही कवर किया ना उसने, जितनी लेंथ कवर करी, यही बेटा उसका डिस्टेंस है। दैट मीन्स बेटा आर्क लेंथ को आप क्या मान सकते हैं? डिस्टेंस मान सकते हैं। रेडियस बेटा कितना गिवन है आपको? आर गिवन है। कहाँ गिवन है सर? ये रहा, ठीक है। अब डिस्टेंस निकाल लो। आर बेटा यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर थीटा आ जाएगा बेटा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकल कर आया बेटा हमारा आर थीटा। क्या निकल कर आया? आर थीटा, ठीक है। सिमिलरली बेटा मैं आपको चाहूँगा डिस्प्लेसमेंट का भी आप फॉर्मूला याद ही रखो। डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट निकालने का 2r साइन थीटा बाई 2। सर ये कैसे अप्लाई होगा? देखो मैं आपको बताता हूँ ये कैसे अप्लाई होगा। देखो जब भी कभी आपको क्या दिया जाए, एंगल बता दे कि एक पार्टिकल था वो ए से बी गया, ठीक है, और उसने इतना एंगल कवर कर लिया, वो बताएगा आपको। तो देखो अगर आपको थीटा मिल गया और रेडियस मिल गया तो बेटा आप डायरेक्टली डिस्टेंस निकाल सकते हो। शॉर्ट वाला फॉर्मूला है, ठीक है। वरना बच्चे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ बच्चे क्या करते हैं। देखो मान लो आपको स्क्वायर दे रखा था, ठीक है, और आपसे कह दे कि उसने क्वार्टर सर्कल कवर किया। क्वार्टर मतलब बेटा 1/4 ऑफ अ सर्कल। तो ये कवर किया उसने, मतलब उसने यहाँ से स्टार्ट करा और यहाँ तक पहुँच गया। एंगल कितना बना? सर 90 डिग्री। 90 डिग्री का एंगल बना। तो आप कुछ नहीं, आपको पता है 90 डिग्री कितना होता है भाई रेडियन के अंदर? पाई बाय, बताओ, 2 होता है। यस सर पाई बाय 2 होता है। तो देखो थीटा मिल गया आपको डायरेक्टली पाई बाय 2, रेडियस मान लेता है 1 दे रखा था, तो 1 इंटू पाई बाय 2 मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आ गया? पाई बाय 2 आ गया। सिमिलरली बेटा यहाँ पे आप थीटा किस में रखोगे? डिग्री के अंदर। ईजी हो जाता है कैलकुलेट करना, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखना, ये जो डिवाइडेड बाई 2 लगा है ना, ये पूरे पे 2 नहीं है, ये सिर्फ एंगल का हाफ है। तो आपको एंगल का हाफ करना है। तो यहाँ पे आप 90 का हाफ करोगे तो 45 आ जाएगा, तो साइन 45 लिख देना है। यहाँ पे आर गिवन है, साइन 45 की वैल्यू पता ही होती है हमको, तो सारी वैल्यूज़ निकल जाएंगी। आई बात समझ? बताओ। तो फिलहाल आपको मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब भी सर्कल का क्वेश्चन आए और उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आर थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला 2r साइन थीटा बाई 2। कंडीशन कि यहाँ पे थीटा का किस में रखना है? डिस्टेंस के लिए थीटा रखना है रेडियन के अंदर, और डिस्प्लेसमेंट में थीटा रखना है आपको डिग्री के अंदर। क्लियर है? बताओ। देखो यहाँ पे भी रेडियन में रख सकते हो, ठीक है, तो रेडियन में वैल्यू आ जाएगी, तो साइन फिर बीच में रेडियन का एंगल होगा, तो वो समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर 30-60 दिखे ना हमको बीच में साइन के अंदर, तो ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए कह रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए हमेशा डिग्री में रखना एंगल को। क्लियर है ये चीज़? बताइए। तो आई थिंक यार ये तो बड़ा ही सिंपल टॉपिक था, 2 फॉर्मूले हैं आपको एज इट इज़ लर्न करने हैं। नेक्स्ट आता है बेटा डायरेक्शंस। इतना पता होना चाहिए सबसे पहले आपको। देखो मैं जल्दबाजी में निकाल रहा हूँ इन टॉपिक्स को, क्यों? बिकॉज फालतू टॉपिक है। डायरेक्शन नहीं पता होंगी यार ड्रॉपर बच्चे को, बताओ। लेकिन पढ़ानी पड़ रही है भाई, मजबूरी है मेरी भी, ठीक है। आपको पता है ना वाली बात कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ एक ही प्लेन में होते हैं। अगर बेटा ये मेरा प्लेन है तो इसी प्लेन में होंगे सारे, है ना। तो देखो नॉर्थ साउथ और बेटा ये ईस्ट वेस्ट बना दिया मैंने। क्लियर है ये चीज़? पता होगा आपको ये वाली बात भी। ईस्ट के लिए बेटा हम प्लस आई कैप यूज़ करते हैं, वेस्ट के लिए माइनस आई कैप यूज़ करते हैं, नॉर्थ के लिए जे कैप यूज़ करते हैं, साउथ के लिए माइनस जे कैप यूज़ करते हैं। अब देखो इनसे इस प्लेन के बाहर मतलब ऊपर या नीचे जाती हुई चीज़ों को बोलोगे आप अप और डाउन। अगर इस प्लेन के बेटा ऊपर जा रही है तो आप बोलोगे अप, नीचे जा रही है तो बोलोगे डाउन। सिंपल। अप के लिए बेटा यूज़ करोगे के कैप और डाउन के लिए यूज़ करोगे माइनस के कैप। क्लियर है ये चीज़? बताइए। तो सिंपल है, ईस्ट के लिए आई, वेस्ट के लिए माइनस आई, नॉर्थ के लिए जे, साउथ के लिए माइनस जे, अप के लिए के और डाउन के लिए माइनस के कैप। सिंपल। डायरेक्शंस बता दी हमने।
नेक्स्ट टॉपिक, कभी कभी आ जाता है भाई नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, ये कैसे बताओगे? देखो साउथ ईस्ट का मतलब क्या है, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट से समझना। चलो नॉर्थ ईस्ट का मतलब बेटा ये है कि वो नॉर्थ से भी और ईस्ट से भी इक्वल एंगल बनाएगा। आपको पता है नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कितना एंगल होता है? सर ऑब्वियसली 90 डिग्री का। अगर मैं कह रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ से और ईस्ट से दोनों से सेम एंगल बना रहे हैं, तो 90 का हाफ कितना होता है? सर 45। दैट मीन्स नॉर्थ ईस्ट बेटा नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है? 45 डिग्री, और ईस्ट से भी 45 डिग्री। क्लियर है ये चीज़? पता ही है। सिमिलरली बेटा साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सब 45 45 45 45 45 45 डिग्री के एंगल होते हैं, और पूरा मिलाकर हो जाएगा 360, बिकॉज एक सर्कल बन रहा है एंड सर्कल के अंदर एंगल होता है 360 का। ठीक है, बहुत ही बेसिक बातें चल रही हैं। अब जो बताऊंगा ना वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। एक बात बताओ, अगर मैं सिर्फ इस लाल वाले को देखूँ जो मैंने लाल से ड्रॉ किया है, और मैं कहूँ कि ये क्या है, मेरे पास कार्टीसियन सिस्टम है। क्या है? कार्टीसियन सिस्टम। तो आपको पता है ना ये वाली बात, ओरिजिन से ऊपर अगर जाओगे तो पॉजिटिव मानते हैं, और उसकी राइट साइड में जाओगे तो भी आप क्या मानते हो? पॉजिटिव मानते हो। तो ये वाला एक्सेस भी पॉजिटिव होता है और ये वाला भी पॉजिटिव होता है, लेकिन ये वाला एक्सेस सर नेगेटिव, और ये वाला एक्सेस भी सर ये भी नेगेटिव होता है। अगर ये भी नहीं आता बेटा तो प्लीज़ जाओ बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि ये तो 9th क्लास का टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये वाला और ये वाला नेगेटिव होता है, ये वाला और ये वाला पॉजिटिव होता है। ये तो बेटा दुनिया में हर इंसान जानता होता है। क्लियर? अब मुझे एक और बात बतानी है आपको। अभी बात करके आए थे, नॉर्थ के लिए क्या यूज़ करते हैं? सर जे कैप, है ना। साउथ के लिए सर माइनस जे कैप, ईस्ट के लिए सर आई कैप, वेस्ट के लिए सर माइनस आई कैप। इससे ज़्यादा सिंपल कुछ हो सकता है क्या? बताओ। पता नहीं सर। एक और चीज़ सुनना मेरी, ये तो बेटा आपने नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट के लिए लिख दिया। क्या लिखा आपने? उनकी डायरेक्शन लिख दी। बताया था ना इनको यूनिट वेक्टर्स कहते हैं, एंड ये डायरेक्शन देने के काम आते हैं। कुछ पढ़ा है आपने अगर वेक्टर्स तो यार समझ आ रही होगी आपको बात, राइट। बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। सर नॉर्थ ईस्ट का भी तो कुछ यूनिट वेक्टर होना चाहिए जो कि नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को बताए। बिल्कुल बेटा होता है, और ये सारे वेक्टर्स बेटा आपको याद करना, और बड़े सिंपली याद कर लोगे आप। कैसे याद करोगे? ध्यान से सुनना मेरी बात। नॉर्थ ईस्ट बेटा किसके बीच में आ रहा है? सर नॉर्थ और ईस्ट के। ईस्ट के लिए क्या यूज़ करते हो? सर आई कैप, बिल्कुल। फिर प्लस नॉर्थ के लिए क्या यूज़ करते हो? सर जे कैप। दोनों को लिखा प्लस करके और डिवाइड कर दो √2 से। यही करना है आपको सबके अंदर। सर नहीं समझ आया? अभी आएगा, डोंट वरी। ज़रा इसके लिए आओ। किसके लिए? साउथ ईस्ट के लिए। कैसे लिखोगे साउथ ईस्ट के कोऑर्डिनेट्स? साउथ ईस्ट के यूनिट वेक्टर, सॉरी नॉट कोऑर्डिनेट्स। मुझे बताओ साउथ ईस्ट किसके बीच में आ रहा है? सर ईस्ट और साउथ के। ईस्ट के लिए क्या लिखते हैं? सर आई कैप। साउथ के लिए क्या लिखते हैं? सर माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप लिखना है इस बार। और बेटा बीच नीचे आ जाएगा √2 से डिवाइड कर, बस नीचे √2 से डिवाइड करना है आपको, और कुछ नहीं करना नीचे। सिंपल था। अब मुझे साउथ वेस्ट का बता दो भाई। सिंपल, साउथ वेस्ट किसके बीच में आ रहा है? सर वेस्ट और साउथ के। वेस्ट के लिए सर माइनस आई कैप, साउथ के लिए सर माइनस जे कैप। डिवाइड किससे करोगे? सर √2 से। वेरी गुड। ज़रा नॉर्थ वेस्ट के लिए भी बता दो मुझे क्या आएगा, बताओ जल्दी बताओ। सर नॉर्थ के लिए जे कैप, वेस्ट के लिए माइनस आई कैप, तो माइनस आई कैप प्लस जे कैप डिवाइडेड बाय √2। सिंपल। आई बात समझ मेरे भाई? ठीक है, कलर ज़रा चेंज करना था मुझको वैसे इसका। ये आपको क्या होना चाहिए? याद। अब ऐसे याद तो क्या ही करोगे, मैंने आपको ट्रिक ही बता दी कैसे करना है इसको। जो इसको निकालना आ गया भाई, फिर तो उसको याद रखने की ज़रूरत थोड़ी है फिर। ठीक है, बस ये याद रखना नीचे √2 से डिवाइड होता है। ठीक है, 2 से डिवाइड मत कर देना, नीचे गलत आंसर आ जाएगा। आ गई यहाँ तक बात समझ में? सर इनका क्या इस्तेमाल है? आप फालतू पढ़ाए जा रहे हो उनको। अभी बेटा क्वेश्चन आन दो, ठीक है, तब बताऊँगा कितना यूज़ है इनका। ठीक, अब बेटा एक लास्ट टॉपिक आज का, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। लास्ट टॉपिक है कि किस तरीके से आप डायरेक्शंस को लिखते हैं। डायरेक्शन को लिखने का तरीका क्या है? देखो किसी ने आपसे बोला, इधर आओ हम अपना टॉपिक लेंगे। किसी ने आपसे बोला 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे पहले तो आप कार्टेशियन सिस्टम बनाओ और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख दो। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, आपने ये लिखा। अब मुझे इसको पढ़ के समझो, कोशिश करो कि कहना क्या चाहता है ये कह रहा है कि आप 60 डिग्री नॉर्थ में चले गए। कहाँ से? ईस्ट से। मतलब आप थे ईस्ट में और आप कहाँ भाग गए? नॉर्थ की तरफ, मतलब ऊपर की साइड पे। आ रही है बात समझ में? नॉर्थ की साइड पे भाग गए आप।
कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो बना दो भाई। देखो ये आप चले 60 डिग्री ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, 60 डिग्री। आई बात समझ में? तो ये डायरेक्शन मैंने इस तरीके से डिनोट करी, ईस्ट से ऊपर चले गए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ चले गए ईस्ट से। क्लियर हो रही है वाली बात? नहीं हो रही तो याद रखना इसको किस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का, तो ये भी बड़ा सिंपल है। ईस्ट से आप कितना ऊपर चले गए नॉर्थ की साइड पे, 30 डिग्री, तो आपने लिखा यहाँ पे 30 डिग्री। क्लियर है ये चीज़? इसी को बेटा लिखने का एक और तरीका कैसे लिखते हैं, देखो 30 डिग्री नॉर्थ, तो सबसे पहले तो आप 30 डिग्री नॉर्थ लिख लो, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो ईस्ट को आगे लगा दो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ ज़रा, इस फॉर्म में लिखना है आपको, ठीक है। क्या तू मैं आपको 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट कैसे लिखोगे इसको, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखो 60 डिग्री साउथ लिखा और उसके आगे लगा दिया ऑफ ईस्ट। क्लियर है? बनाकर भी दिखा दो इसको कैसे बनेगा ये। देखो आपको पता है ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, तो कहाँ जाना है आपको, 60 डिग्री जाना है साउथ में, 60 डिग्री जाना है साउथ में। कहाँ से? ईस्ट से, तो यहाँ पे 60 डिग्री। क्लियर हुई है वाली बातें? बताइए मेरे भाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन लिखते हैं। देखो ये ऐसे डायरेक्शन पता है कहाँ देते हैं वो, अभी हम आगे पढ़ेंगे रेन मैन प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम पढ़नी है हमको, तो वहाँ पे बड़ी गंदी हरकत करते हैं वो, ऐसे डायरेक्शन देते हैं 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब आधे बच्चों को तो समझ नहीं आता ये डायरेक्शन है कौन सी, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे इसको बता दिया। तो बस ध्यान रखो अपना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे बेटा हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। बड़ा मज़ा आएगा आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि ये तो फालतू बातें थी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लेक्चर के अंदर ही मिल जाएंगे, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो ध्यान रखना अपना भाई, ठीक है। रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो। बाय।